नमस्कार। मैं डॉक्टर रितेश कुमार अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, एसएमसीसी गवर्नमेंट कॉलेज आबू रोड। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर पुनः स्वागत है। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है राजनीतिक भूगोल की परिभाषा एवं क्षेत्र या विषय क्षेत्र, डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी। अगर हम राजनीतिक भूगोल की परिभाषा देखें तो सबसे पहले हम NJG पॉन्ड्स की जो डेफिनेशन है उसके बारे में बात करें तो राजनीतिक भूगोल राजनीतिक दृष्टि से संगठित क्षेत्रों, उनके संसाधनों, विस्तार एवं उन कारणों से संबंधित है जिसके कारण एक विशिष्ट भौगोलिक स्वरूप का विकास होता है। उपयुक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि राजनीतिक भूगोल राज्य से संबंधित होता है। राज्य के कुछ विशिष्ट कार्य होते हैं जिनमें प्रमुखतः जनसंख्या पोषण एवं रक्षा है। इसके लिए राज्य को प्राकृतिक एवं आर्थिक साधनों पर निर्भर रहना पड़ता है। राज्य के संसाधनों पर ही राज्य का विकास एवं शक्ति निर्भर करती है। अतः राजनीतिक भूगोल में उन समस्त प्राकृतिक और आर्थिक संसाधनों का अध्ययन किया जाता है जो राज्य से संबंधित है। इसके अतिरिक्त उन कारणों का भी अध्ययन करता है जिनसे राज्य का विशेष स्वरूप विकसित होता है। अतः राज्य के प्राकृतिक स्वरूप अर्थात स्थिति, धरातल, जलवायु, मिट्टी का उपजाऊपन, जल शक्ति आदि एवं आर्थिक साधनों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है, जिससे राज्य एक विशिष्ट भौगोलिक इकाई के रूप में विकसित होता है। नेक्स्ट हम बात करें, कार्लसन ने जो परिभाषा दी राजनीतिक भूगोल की, राजनीतिक भूगोल पृथ्वी एवं राज्य के अंतर संबंध का अध्ययन करता है। अतः यह राज्यों के भौगोलिक संबंध व्यक्त करता है। स्पष्ट है, कार्लसन ने राजनीतिक भूगोल में पृथ्वी अर्थात भौगोलिक वातावरण के तत्व एवं राज्य का संबंध व्यक्त किया है। उन्होंने राज्य की प्राकृतिक बनावट, संसाधनों, जनसंख्या आदि के राजनीतिक पर प्रभाव को दो दृष्टिकोण अर्थात समय और स्थान के संदर्भ में अध्ययन करने का मत व्यक्त किया है, क्योंकि समय के साथ साधनों तथा जनसंख्या में तथा राजनीतिक स्वरूप में अंतर आ जाता है। इसी प्रकार स्थान की दृष्टि से प्रत्येक राज्य के प्राकृतिक स्वरूप एवं आर्थिक स्वरूप में भिन्नता होती है। उपयुक्त स्वरूपों के अध्ययन के माध्यम से राजनीतिक भूगोल राज्यों में स्थापित भौगोलिक संबंधों को स्पष्ट करता है। तो इस तरह कार्लसन और एनजी पॉन्ड्स ने ये परिभाषाएं दी। नेक्स्ट हम बात करें रिचार्ड हार्टशॉन। रिचार्ड हार्टशॉन के अनुसार राजनीतिक भूगोल भिन्न भिन्न स्थानों में विभिन्न राजनीतिक उपक्रमों का पृथ्वी तल पर व्याप्त विविध लक्षणों से संबंधित कर अध्ययन करता है। तो ये रिचार्ड हार्टशॉन की जो परिभाषा थी, उन्होंने अपनी परिभाषा में भूगोल की परिभाषा को समानता दी। इस परिभाषा में उनके अनुसार भूगोल प्रधानतः क्षेत्रीय विविधताओं का अध्ययन करता है। इसी प्रकार राजनीतिक भूगोल पृथ्वी तल पर व्याप्त प्राकृतिक, आर्थिक, मानवीय समानताओं एवं असमानताओं के साथ ही राजनीतिक स्वरूप में व्याप्त विविधताओं का अध्ययन करता है, क्योंकि राजनीतिक भिन्नता का कारण भी अंततः वातावरण की भिन्नता ही होती है। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट डेफिनेशन के बारे में बात करें तो वो है लुईस एम अलेक्जेंडर। लुईस एम अलेक्जेंडर के अनुसार राजनीतिक भूगोल राजनीतिक प्रदेशों को पृथ्वी तल के तत्वों के रूप में अध्ययन करता है। उपयुक्त परिभाषा में राजनीतिक प्रदेश अर्थात राज्य को पृथ्वी अर्थात वातावरण का तत्व स्वीकार किया है। विश्व के अनेक भागों में राजनीतिक प्रदेश अपेक्षाकृत स्थायी हैं, जबकि दूसरी ओर अनेक क्षेत्रों में परिवर्तन होते रहते हैं। पृथ्वी तल के अन्य तत्वों अर्थात धरातल, जलवायु, अधिवास प्रारूप, यातायात
आदि के साथ राजनीतिक क्षेत्रों का सामंजस्य स्थापित कर राजनीतिक भूगोलविदता एक मार्ग प्रशस्त कर सकता है जिससे राज्य का अधिकतम विकास संभव हो सकता है एवं उसकी अनेक समस्याओं को समझा जा सकता है। तो इस तरह से अलेक्जेंडर ने अपनी बात को स्पष्ट किया। नेक्स्ट हम डेफिनेशन की बात करें तो ए ई मूडी के अनुसार राजनीतिक भूगोल का अध्ययन मुख्यतः वर्तमान दशाओं से संबंधित होता है, किंतु भूतकालिक घटनाओं को आज अवस्थित स्वरूप के परिवर्तक के रूप में ध्यान में रखा जाता है। अर्थात मूडी महोदय ने राजनीतिक भूगोल में ऐतिहासिक अध्ययन को महत्वपूर्ण वर्णित किया है। उनके अनुसार वर्तमान राजनीतिक दशाओं का अध्ययन यद्यपि राजनीतिक भूगोल का उद्देश्य है, किंतु ये दशाएं अपना इतिहास रखती हैं। जब तक उन कारणों का विश्लेषण नहीं किया जाए जिनके कारण वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था का जन्म हुआ, उस समय तक राजनीतिक भूगोल का अध्ययन एकांगी रह जाएगा। राज्य के आंतरिक एवं अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप का अध्ययन विगत परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया जाना आवश्यक है। नेक्स्ट हम डेफिनेशन की बात करें तो है रिचार्ड मूर के अनुसार राजनीतिक भूगोल राजनीतिक एवं भौगोलिक उपक्रमों के मध्य स्थानगत अथवा क्षेत्रीय अंतर संबंध को स्पष्ट करता है। स्पष्ट है कि एक क्षेत्र का भौगोलिक वातावरण वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था के स्वरूप एवं सफलता असफलता को प्रभावित करता है तथा राज्य के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को नियंत्रित करता है। इस तरह राजनीतिक भूगोल तथा राजनीतिक विज्ञान में समन्वय स्थापित करता है। उपरोक्त भूगोलवेत्ताओं के अतिरिक्त अनेक भूगोलवेत्ताओं ने इसे परिभाषित किया। प्रत्येक परिभाषा में कुछ विचार भिन्नता होना स्वाभाविक है, किंतु अंततः सभी विचार इस मूल तथ्य पर आधारित हैं कि राजनीतिक भूगोल राज्य की सीमाओं, क्षेत्र एवं संसाधनों से संबंधित एवं राजनीतिक क्रियाओं का मानव और आर्थिक भूगोल पर पड़ने वाले प्रभावों को व्यक्त करता है। इस तरह से ये परिभाषाओं के बारे में बात करी। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजनीतिक भूगोल के अध्ययन क्षेत्र के संदर्भ में। तो जो हमने अभी परिभाषाएं व्यक्त की हैं उनसे ही उनके उद्देश्यों के बारे में संकेत मिलते हैं। राजनीतिक भूगोल राज्य एवं प्राकृतिक वातावरण में संबंध को व्यक्त करता है। यह संबंध मुख्यतः दो प्रकार का होता है। प्रथम आंतरिक अर्थात राज्य का आंतरिक प्रशासन, प्राकृतिक साधन एवं जनसंख्या, तथा दूसरा एक राज्य का दूसरे राज्य से संबंध। संपूर्ण विश्व विविध भौगोलिक वातावरण से युक्त है तथा उसमें अनेक राज्य स्थित हैं। प्रत्येक आधुनिक राज्य में तीन प्रमुख तत्व अर्थात क्षेत्र, मानव एवं राजनीतिक व्यवस्था होती है। किसी एक तत्व के अभाव में राज्य अस्तित्व रहित हो जाता है। साथ ही विश्व में कोई भी दो राज्य वातावरण में समानता नहीं रखते हैं। राज्य की शक्ति, संपन्नता अथवा निर्बलता वहाँ के भौगोलिक वातावरण द्वारा ही निर्धारित होती है। अतः राजनीतिक भूगोल का क्षेत्र अत्यधिक व्यापक है। यद्यपि इसके अध्ययन की इकाई राज्य होता है, किंतु विश्व में अनेक राज्य हैं तथा प्रत्येक राज्य एकाकी नहीं रह सकता। अतः संपूर्ण विश्व का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। राजनीतिक भूगोल एक राज्य अथवा अनेक राज्यों में होने वाले विविध क्रियाकलापों का अध्ययन एवं विश्लेषण कर परिणाम निकालता है। इस तरह हम संक्षेप में राजनीतिक भूगोल का अध्ययन क्षेत्र निम्नलिखित रूप से है। सबसे पहले हम बात करें राज्य का भौगोलिक विस्तार एवं भौगोलिक वातावरण का अध्ययन। इसी के अंतर्गत राजनीतिक सीमाओं का अध्ययन भी किया जाता है। तो मुख्य रूप से राजनीतिक भूगोल के अंदर राजनीतिक सीमा है, मतलब किसी राज्य का भौगोलिक विस्तार कितना है, इसका अध्ययन किया जाता है। नंबर 2 प्राकृतिक संसाधन, जिनके द्वारा राज्य जनसंख्या को प्रश्रय देता है तथा अन्य कार्यों को पूर्ण करता है। इसमें राज्य की स्थिति, आकार, विस्तार से लेकर खनिज, कृषि, परिवहन आदि का अध्ययन करता है। इसके माध्यम से राज्य विकास करता है तथा यह राज्य की रक्षा के साधन है। तो राजनीतिक भूगोल का जो प्रमुख जो क्षेत्र है वो उसके प्राकृतिक संसाधन है, जो हम नदी है, पठार है, पहाड़ है, खनिज हैं,
कृषि, खनिज आदि ये सभी इस राजनीतिक भूगोल के अध्ययन क्षेत्र के रूप में है। नंबर 3, राज्य की जनसंख्या का सामाजिक एवं प्रजातीय स्वरूप, जिनके द्वारा राज्य का आंतरिक प्रशासन प्रभावित होता है तथा राष्ट्रीय शक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण तथ्य है। इसके अंतर्गत भाषा, धर्म, जाति आदि तत्वों का अध्ययन किया जाता है। तो जनसंख्या में विविधता कितनी है, किस धर्म या भाषा या जाति के लोगों की प्रधानता है, कौन से अल्पमत में हैं, कितनी विविधता है किसी देश की, इन सभी तथ्यों का अध्ययन राजनीतिक भूगोल के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें राजनीतिक भूगोल के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत ही, राज्य पूर्णतया स्वयं के आंतरिक संसाधनों पर निर्भर नहीं करता, अपितु अन्य राज्यों से राजनीतिक समझौतों द्वारा इनकी पूर्ति करता है। इनका प्राचीन स्वरूप उपनिवेश था, जो अब समाप्त हो गया है। ये समझौते कभी आर्थिक कारणों से तथा कभी राजनीतिक कारणों से किए जाते हैं। अतः राजनीतिक भूगोल इस प्रकार के समझौतों का भौगोलिक स्वरूप स्पष्ट करता है। एक्चुअल में जो भी राज्य होता है वो आत्मनिर्भर नहीं है, सभी चीज़ों का उत्पादन या सभी संसाधन वहाँ नहीं पाए जाते, अतः उसे अन्य राज्यों से पे भी निर्भर रहना पड़ता है। उससे आयात निर्यात होते हैं, समझौते होते हैं, और इन्हीं समझौतों को राजनीतिक भूगोल के अंदर महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है राजनीतिक भूगोल वर्तमान विश्व की राजनीतिक घटनाओं का भौगोलिक कारण स्पष्ट करता है। चाहे वह पश्चिमी एशिया का संकट हो या अफगानिस्तान का अथवा भारतीय उपमहाद्वीप की घटना हो, सभी का भौगोलिक वातावरण की पृष्ठभूमि में अध्ययन कर उसका समाधान का मार्ग प्रशस्त करता है। तो राजनीतिक भूगोल का एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है कि वर्तमान में जो भी राजनीतिक परिघटना या घटना चल रही होती है, उसके पीछे जो बैकग्राउंड में जो भौगोलिक पृष्ठभूमि है, उसका अध्ययन और उसके द्वारा निष्कर्ष निकाल कर उस समस्या का समाधान करने का मार्ग प्रशस्त करना है। नेक्स्ट है छठा पॉइंट, राजनीतिक निर्णयों में भौगोलिक उपक्रमों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसका अध्ययन राजनीतिक भूगोल में विशिष्टता से किया जाता है। तो राजनीतिक निर्णयों का अध्ययन भी इसके अंदर किया जाता है। निर्वाचन भूगोल राजनीतिक भूगोल का एक महत्वपूर्ण पक्ष है, जिसमें निर्वाचन को प्रभावित करने वाले भौगोलिक तथ्यों के साथ साथ निर्वाचन परिणामों का क्षेत्रीय विश्लेषण एवं मानचित्रीकरण कर व्यवहारात्मक पक्ष का विवेचन किया जाता है। तो निर्वाचन जो भूगोल है, यह निर्वाचन भी राजनीतिक भूगोल का एक महत्वपूर्ण पक्ष है, जिसमें मतदाताओं का व्यवहार, मतदाता पद्धति और अन्य कारकों का भौगोलिक दृष्टि से अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की व्यवहारिक भूमिका राजनीतिक भूगोल का एक महत्वपूर्ण विषय है। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की जो भूमिका है, जैसे WHO, यूनेस्को, UNO आदि, विश्व में अशांत क्षेत्रों का कारण विश्लेषण एवं समस्याओं का समाधान राजनीतिक भूगोल का विषय क्षेत्र है। तो कहीं ना कहीं जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो भी संगठन हैं, उनका भी अध्ययन राजनीतिक भूगोल के अंदर किया जाता है। संक्षेप में राजनीतिक भूगोल राज्य की समस्त गतिविधियों, राज्य के अंतर संबंध, क्षेत्रीय सहयोग एवं विश्व संगठनों का अध्ययन करता है। वर्तमान राजनीतिक भूगोल सैद्धांतिक निरूपण न होकर व्यवहारिक पक्षों अर्थात अप्लाइड जो एस्पेक्ट्स हैं, उनको अधिक महत्व देता है। थैंक यू, धन्यवाद। इसी तरह मेरे वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।